आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। क्या आपने कभी डायमंड प्रिंसेस जहाज के बारे में सुना है? नहीं सुना तो मैं बताती हूँ। ये एक जापानीज क्रूज शिप है जो साल के शुरुआती महीनों में बहुत चर्चा में रहा। इसे पेट्री डिश ऑफ कोरोना वायरस तक कहा जाने लगा। पेट्री डिश लैब में काम आती है। कांच का एक बर्तन होता है जिसमें कई एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो इस जापानी जहाज पर इल्जाम लगे कि कोरोना वायरस को फैलाने में इसका एक बड़ा हाथ रहा है। कहते हैं कि जनवरी में कोई एक ऐसा संक्रमित व्यक्ति इस शिप पर चढ़ा कि एक महीने बाद 700 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स पॉजिटिव हो गए और गंभीर रूप से बीमार भी हो गए। कौन चढ़ा, कैसे चढ़ा, ये मालूम ही नहीं पड़ा। ये ऐसे हुआ जैसे कोई अगाथा क्रिस्टी के नॉवेल का सीन हो। बहरहाल तब से ये शिप बंद पड़ा है। अब कई महीनों बाद इसकी क्लीनिंग कराई जानी है, सैनिटाइज कराया जाना है। तो एक ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है जिन्हें अक्सर क्राइम सीन के बाद सफाई के लिए बुलाया जाता है, जैसे कहीं कोई मर्डर हो गया हो वगैरह वगैरह। ये काफ़ी बड़ी और फेमस कंपनी है। तो अब डायमंड प्रिंसेस फिर से चर्चा में है। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप सुन रहे हैं कोरोना कवरेज आज तक रेडियो का ये खास पॉडकास्ट, जहां कोरोना से जुड़ी तमाम जानकारियां हम आपके लिए ले आते हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या शुरुआती वैक्सीन के उतना परफेक्ट नहीं होने पर भी उस पर उतना ही विश्वास किया जा सकता है। दिल्ली में कोरोना वायरस का इस बार कितना ज्यादा असर होगा, साथ में पॉल्यूशन भी होगा, इसे फिर से जानेंगे कि बिहार में इलेक्शन के दौरान महामारी के चलते चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का कितना पालन हो रहा है। और आखिर में एक लैब वर्कर से बात करेंगे जो कोविड मरीजों का ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं और उनकी जांच करते हैं। लेकिन सबसे पहले अपडेट्स। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना वायरस के 48,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए और अब देश में कुल कोरोना वायरस मामलों का आंकड़ा 80,88,851 तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज सुबह कहा कि भारत में लगातार पॉजिटिविटी रेट घट रही है। वर्तमान में पॉजिटिविटी रेट 7.54% है और रिकवरी की दर बढ़कर 91.15% हो गई है। दुनिया भर में कोविड-19 के मामले 4,50,00,000 के करीब पहुंच चुके हैं। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 11,80,277 है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 2 नवंबर से स्कूल कॉलेज खोलने का आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली में कोविड-19 के 5,739 नए मामले सामने आए, जो एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 30 नवंबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। हालांकि इससे मिशन बिगिन अगेन के तहत मिल रही छूट बरकरार रहेगी। पश्चिम बंगाल में एक दिन में 3,924 नए मामले सामने आए हैं और राज्य में अभी तक 37,111 मरीजों का इलाज चल रहा है। फ्रांस में कोरोना के 47,500 मामले सामने आए हैं और 235 लोगों की जान गई है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया भर में कोविड-19 महामारी और आर्थिक संकट जारी रहने के बीच 2019 की तुलना में विदेशों में काम करने वाले लोगों द्वारा अपने घर भेजे जाने वाले धन में 2021 तक 14% की कमी आएगी। रूस में कोविड-19 की वैक्सीन का ट्रायल अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। वैक्सीन की ज्यादा मांग और डोज की कमी के कारण नए वॉलंटियर्स के टीकाकरण के काम को रोकना पड़ा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार मॉस्को में 25 में से 8 क्लिनिकों पर वैक्सीन के डोज खत्म हो चुके हैं। इसके चलते ये काम रोका गया है और अमेरिका में पहली बार पिछले 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वैक्सीन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। सबकी निगाहें वहीं टिकी हुई हैं। हम सोच रहे हैं कि जैसे भी हो एक वैक्सीन आ जाए तो कुछ राहत की सांस आए। अगर कोई भी खबर उम्मीद भरी नजर आती है समाचार पत्रों में तो बस वैक्सीन की ही होती है। लेकिन अभी एक यूके के पैनल ने कहा है कि जो शुरुआती वैक्सीन आएगी वो इतनी परफेक्ट वैक्सीन नहीं होगी।
तो यहाँ सवाल उठता है मेरे मन में, जाहिर सी बात है। तो मैंने डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को फ़ोन मिलाया। मशहूर एपिडेमियोलॉजिस्ट तो हैं ही और बड़ी सहजता से सारे सवालों के जवाब भी देते हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि जैसा हम देख ही रहे हैं कि एक होड़ सी मच गई है कंपनियों में टीका बनाने वाली कि कौन वैक्सीन पहले लाए। ऐसे में अगर कोई आदर्श या परफेक्ट वैक्सीन नहीं आ जाती है तो क्या इन वैक्सीन के नतीजे ठीक होंगे? परफेक्ट या आइडियल वैक्सीन एक अच्छा विचार है, लेकिन वास्तविक दुनिया में परफेक्ट क्या होता है और फिर हमें वैक्सीन से ऐसी अपेक्षाएं क्यों करनी चाहिए, इसे हमें सोचने की जरूरत है। जब हम कोविड-19 वैक्सीन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज है कि हमें अपनी अपेक्षाएं या एक्सपेक्टेशन बहुत साफ रखने होंगे। जहां तक वैक्सीन से अपेक्षाएं होती हैं, मुख्य रूप से दो होती हैं कि एक तो वैक्सीन सेफ हो और दूसरी वो इफिकेशियस हो। जहां तक सेफ्टी की बात करते हैं तो सेफ वैक्सीन का मतलब हुआ कि उसका कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। कुछ छोटे मोटे साइड इफेक्ट जैसे बुखार या शरीर में दर्द लगभग सारी वैक्सीन में होते हैं, सारी दवाइयों से होते हैं। बल्कि एक तरीके से छोटे मोटे साइड इफेक्ट इस बात का संकेत देते हैं कि जो वैक्सीन दी गई है वो शरीर में काम कर रही है और व्यक्ति का इम्यून सिस्टम उससे लड़ रहा है। तो सेफ्टी में गंभीर साइड इफेक्ट देखने हैं, छोटे मोटे साइड इफेक्ट जैसे बुखार, जुकाम या शरीर में दर्द को नहीं मानना है। दूसरा बात है वैक्सीन की इफिकेसी। तो चूंकि हम बात कर रहे हैं आइडियल वैक्सीन की, तो आइडियल वैक्सीन तो होगी जो 100% इफिकेशियस हो, कि सारे लोगों को जिसको भी वैक्सीन दी जाए उसको वो प्रोटेक्ट करे। लेकिन कोविड-19 ही क्यों, अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं है जो 100% प्रभावकारी हो। जो सबसे असरकार और सबसे प्रभावकारी वैक्सीन में माने जाते हैं, जैसे मीजल्स लें तो 2 खुराक देने के बाद और 2 टीके देने के बाद करीब 95% लोगों को प्रोटेक्शन होता है। उसी तरह हेपेटाइटिस बी भी एक बहुत अच्छी वैक्सीन है, लेकिन उससे भी 95% लोगों को प्रोटेक्शन होता है। उसकी वजह यह भी है कि व्यक्ति जो इम्यूनिटी डेवलप होती है सिर्फ वैक्सीन के ऊपर निर्भर नहीं करती, उस वैक्सीन को देने के बाद व्यक्ति का शरीर किस तरह से उससे रिस्पॉन्ड करता है इसके ऊपर भी निर्भर करता है। संक्षेप में, कोई भी वैक्सीन आइडियल वैक्सीन नहीं है। कोई भी वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन नहीं देती और जिससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो। तो चलिए अब हम आते हैं वास्तविक दुनिया में। तो जहां तक इफिकेसी की बात करें और कोविड-19 वैक्सीन की बात करें, सेफ्टी की बात करें, तो हम जानते हैं कि अभी तक जितनी भी वैक्सीन डेवलप हो रही हैं उनमें सेफ्टी प्रोफाइल काफी अच्छा है। कोई मुख्य और मेजर साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है क्लिनिकल ट्रायल के स्टेज पर, लेकिन अभी सारे ट्रायल्स कंप्लीट भी नहीं हुए हैं, तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। दूसरी बात आती है इफिकेसी की। तो हमें ये समझना होगा कि इफिकेसी ज्यादातर वैक्सीन जैसे कोविड-19 जो वैक्सीन बन रही है वो उनको बोलेंगे हम फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। और इससे पहले भी होता आया है कि जो वैक्सीन सबसे पहले बनती हैं वो उतनी इफिकेशियस नहीं होती हैं और उसके बाद आने वाले समय में वैक्सीन रिसर्चर उसका काम करते हैं और वैक्सीन में कुछ नई चीजों को जोड़ देते हैं जिनको एडजुवेंट कहते हैं, जिससे उनकी इफिकेसी इंप्रूव कर जाती है। लेकिन उसमें खतरा रहता है कि उसकी सेफ्टी नीचे जा सकती है और उसको थोड़ा ढंग से उससे जांच करनी होती है। लेकिन चूंकि हमें वैक्सीन की तैयारी में इतनी जल्दी वैक्सीन मिले वो चाहिए, तो अभी यूजुअली फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में एडजुवेंट या कुछ इस तरह की चीजें नहीं जोड़ी जाती, क्योंकि हम समझना चाहते हैं कि जो मुख्य वैक्सीन का पदार्थ है उसकी सेफ्टी और इफिकेसी क्या है। तो कुल मिला के कहेंगे कि मेरी नज़र में जो फर्स्ट जनरेशन कोविड-19 वैक्सीन आ रही हैं वो अगर कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं दें और जैसे कि बात हो रही है 50% या उससे अधिक आबादी जिसको वैक्सीन दी जाए अगर उसको प्रोटेक्ट करें तो वो एक अच्छी वैक्सीन है। आखिर में कहूँगा कि इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि एक बार वैक्सीन आ गई तो दुनिया भर में रिसर्चर और वैक्सीन पर जो काम कर रहे हैं लोग इस दिशा में काम करेंगे कि अगली वैक्सीन या उसी वैक्सीन को किस तरह से भविष्य में और बेहतर बनाया जा सके। लेकिन हमें आइडियल या परफेक्ट वैक्सीन की तलाश नहीं करनी चाहिए। हमें जो वैक्सीन आ रही है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि कुछ वैक्सीन्स ऐसी होती हैं या लगभग सभी वैक्सीन ऐसी होती हैं जिनमें पहले जो वैक्सीन आती है फिर उसमें बाद में बदलाव किए जाते रहे हैं, तो क्या अब तक ऐसी कितनी वैक्सीन्स हैं या जिनमें ऐसा किया गया है? देखिए, वैक्सीन्स में सुधार लाना
फर्स्ट जनरेशन से जो नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन होती हैं उसमें सुधार लाना एक आम प्रक्रिया है। इसके कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि सबसे सामान्य उदाहरण है, आपने सुना होगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी वैक्सीन या न्यूमोकोकल वैक्सीन हैं। आज से 30 साल पहले ये दोनों वैक्सीन एक फॉर्म में आती थी जिसको बोलते थे पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। उन पॉलीसैकेराइड वैक्सीन का साथ एक असरकारक वैक्सीन होती थी, लेकिन उनका जो जिस तरीके से उनको बनाया जाता है वो वैक्सीन 2 साल से कम उम्र के बच्चों में काम नहीं करती थी। अब ज्यादातर बीमारियां जो न्यूमोकोकल निमोनिया करता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, मेनिंजाइटिस और निमोनिया करता है, वो ज्यादातर बीमारियां और गंभीर बीमारी 2 साल से छोटे बच्चों में होती थी। लेकिन अब वैक्सीन बनी, वो 2 साल से बड़े बच्चों में दी जा सकती है पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। तो फिर वैक्सीन रिसर्चर्स ने इस पर काम करना शुरू किया और उसके बाद उसमें कुछ नई चीजें जोड़ी गई। जो प्रोटीन कंपोनेंट जोड़ा जाता है उससे उस वैक्सीन को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। तो आज के समय में जो हिव वैक्सीन या न्यूमोकोकल वैक्सीन आती है वो कॉन्जुगेट वैक्सीन है। जो पुराना वैक्सीन था उसको रखा हुआ है पॉलीसैकेराइड को, और उसमें एक नई चीज जोड़ दी गई और उससे होता है कि वैक्सीन काफी असरकारक हो जाती है। एक तो जो पहले से एफिकेसी थी वो इम्प्रूव कर गई, और साथ में ऐसा करने पर उसको छोटे बच्चों को, 1 साल से छोटे बच्चों को, बल्कि 6 वीक के बच्चों को भी दिया जा सकता है। अब पुराने समय की पॉलीसैकेराइड वैक्सीन लगभग बाहर जा चुकी हैं और अब उनका इस्तेमाल कम होता है और न के बराबर होता है, और कॉन्जुगेट वैक्सीन ही यूज होती हैं। तो यह एक उदाहरण है कि कैसे समय के साथ वैक्सीन को सुधारा जा सकता है। लेकिन सिर्फ यही एक उदाहरण नहीं है। रोटा वायरस वैक्सीन जो आज देश में दी जाती है, उनमें देखा गया कि सबसे पहली जो रोटा वायरस वैक्सीन 1998 में आई थी, रोटाशील्ड, आने के बाद देखा गया कि एक बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट उस वैक्सीन से होता है, इंटरसेप्शन, जैसे आंतों की एक गंभीर बीमारी है। बहुत रेयर था कि 10 लाख में से एक और उससे भी कम में होता था, लेकिन चूंकि एक गंभीर था तो उस वैक्सीन को मार्केट से वापस भेज दिया गया और वो वैक्सीन आज इस्तेमाल नहीं होती है। तो वैज्ञानिकों ने फिर नए तरीकों पर काम करना शुरू किया और नई रोटा वायरस वैक्सीन आई और वो काफी असरकारक है। इस संदर्भ में एक और मुद्दा मैं लाना चाहूंगा जो कोविड-19 वैक्सीन के लिए काफी रिलेवेंट है। ज्यादातर वैक्सीन में देखा जाता है कि वो हर सेटिंग में, किस कंट्री में लगाई जा रही हैं, वहाँ का पॉपुलेशन प्रोफाइल और उनके प्रीवियस इन्फेक्शन है, उसके आधार पर उनकी इफिकेसी हर कंट्री में वेरी करती है। जैसे रोटा वायरस वैक्सीन एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि अलग अलग यूरोपियन कंट्री में इसका अधिक इफिकेसी रहती थी, और वही वैक्सीन अगर इंडिया में इस्तेमाल की जाए तो उसकी इफिकेसी तुलनात्मक रूप से कम होती है। तो यही लगभग हो सकता है कि कोविड-19 वैक्सीन के साथ हो कि अगर 5 देशों में इस पर रिसर्च की जा रही है तो हर देश में अलग अलग संख्या में इफिकेसी इसकी नजर आएगी। तो वह एक बार ये वैक्सीन आ जाती हैं, उसके बाद वो पता चलेगा कि किस सेटिंग में इसका कम इफिकेशियस है और हमें उस सेटिंग के लिए क्या करने की जरूरत है, क्या नया कंपोनेंट डालने की जरूरत है या कुछ और तरीके ढूंढने पड़ेंगे। हो सकता है कि अगर 5 या 7 वैक्सीन अवेलेबल हैं तो इन जो 5 या 7 जो भी वैक्सीन अवेलेबल होंगी, हर वैक्सीन की इफिकेसी उस पर्टिकुलर सेटिंग में अलग अलग हो। तो उस समय चुनाव करना होगा कि जिस वैक्सीन की इफिकेसी अधिक है उसका कोशिश की जाए कि उसको देश में इस्तेमाल किया जाए और बनाया जाए। तो ये सब प्रक्रिया है। अंत में बात यहाँ पर आ जाती है कि वैक्सीन डेवलपमेंट एक अपने आप में ऑनगोइंग प्रक्रिया है। सिर्फ एक बार बना देने के बाद यह रुक नहीं जाती है और वैक्सीन रिसर्चर्स पर लगातार काम करते रहते हैं। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन और उसके बाद समय के साथ जो इम्प्रूव की गई वैक्सीन होती है उनमें काफी सुधार होता है, इफिकेसी, सेफ्टी या सारे प्रोफाइल इम्प्रूव हो जाते हैं। और मैं आशा करता हूं कि यही कोविड-19 वैक्सीन के साथ होने वाला है। हमारा इमीडिएट प्रायोरिटी होना चाहिए कि कोई भी वैक्सीन जो बेसिक स्टैंडर्ड को मीट करे उपलब्ध हो जाए, जिससे हम पैंडेमिक से बाहर आ सकें। उसके बाद बाकी प्रक्रियाएं चलती रह सकती हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब बात करते हैं दिल्ली की। दूसरा दिन है जब लगातार 5,500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। चिंता भी बढ़ रही है। साथ ही ये भी लग रहा है कि जैसे जो एक आशंका व्यक्त की गई थी कि कोरोना के मामले बढ़ेंगे, वो भी सही साबित होती दिख रही है। प्रदूषण का संकट भी बढ़ गया है। कोरोना का बढ़ना भी फिक्र बढ़ाता है। इंडिया टुडे ग्रुप की मिलन शर्मा ने बात की डॉक्टर अरविंद कुमार से, जो फाउंडर ट्रस्टी हैं लंग केयर फाउंडेशन के। आइए सुनते हैं। इस साल कोरोना और प्रदूषण दोनों साथ में कहर बरसा रहे हैं, क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए, पॉल्यूशन हर साल आता है, हम लोग हर साल उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन इस साल इसका बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि हम इस समय कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं और पूरे विश्व से आने वाली शोध ने
ये क्लियरली शो कर दिया है पिछले 6 महीने में कि जिन जिन एरियाज़ में पॉल्यूशन का कहर होता है वहाँ कोरोना का कहर कहीं ज़्यादा होगा। ज़्यादा 2 मामलों में होगा। एक, इसका इंसिडेंस ज़्यादा होगा, यानी कि ज़्यादा लोगों को ये प्रभावित करेगा, और दूसरा, प्रभावित लोगों में मृत्यु के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसका कई लोगों ने कारण जानने की कोशिश की है और वो ये समझ में आया है कि ये जो वायरस है, ये जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, जो हमारे पोल्यूशन के कण होते हैं, उनकी सरफेस पे ये वायरस चिपक जाता है और वो छोटे छोटे कण PM 2.5 जो कि एक बाल के 1/20 साइज़ का होता है, वो हमारी सांस में अंदर जाता है और लंग्स में जाके वो बैठ जाता है और उसके साथ में उसके सरफेस पे ये वायरस भी अंदर पहुंच जाता है। तो उन पार्टिकुलेट मैटर के माध्यम से इस वायरस को लंग की गहराइयों में अंदर तक एंट्री मिल जाती है और जाके यहाँ बैठ जाता है, उससे इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। जो पॉल्यूशन से अफेक्टेड कम्युनिटीज़ होती हैं उनमें लंग्स की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम होती हैं ज़्यादा। वो ओबीज ज़्यादा होते हैं, उनमें डायबिटीज़ का इंसिडेंस भी आजकल हायर रिपोर्ट हो रहा है। और यही सब वो प्रॉब्लम्स हैं जो हम सब देख रहे हैं पिछले 6 महीने में कि कोविड की मोर्टालिटी इन बीमारियों के साथ, इन कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ ज़्यादा होती है। तो पॉल्यूशन ये सब कॉज करता है, ये सारी चीज़ें हायर मोर्टालिटी कॉज करती हैं। तो जहाँ पर पॉल्यूशन का कहर ज़्यादा है वहाँ कोरोना की मोर्टालिटी, डेथ रेट भी ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर 2 नुकसान, ज़्यादा लोगों को ये प्रभावित करेगा और ज़्यादा लोगों को ये मृत्यु देगा। ये दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि जैसे त्योहारों का दौर भी आ गया है, अब लोग त्योहारों के लिए बाहर निकलना शुरू कर चुके हैं, अनलॉक गाइडलाइंस भी आ गई हैं। क्या एहतियात लोगों को बरतनी चाहिए इस वक्त? सोशल डिस्टेंसिंग एक सोशल वैक्सीन की तरह तो चल ही रहा है जब तक वैक्सीन ना मिले। किस तरीके का मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि अब प्रदूषण भी है, कोरोना भी है, क्या सावधानी लोगों को बरतनी चाहिए? अभी कुछ समय पहले तक तो हमारे केसेस कम हो रहे थे। ये सीधा कहीं ना कहीं 3 चीज़ों का इफेक्ट है। नंबर 1, मैं हॉस्पिटल में होने की वजह से चूँकि बहुत से लोगों से मिलता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि लोगों में एक कॉम्प्लेसेंसी आ रही है कि अरे साहब अब तो कोरोना हो गया, अब चलता है। तो मैं मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, इन सब के लिए जितना खौफ कुछ हफ्तों पहले तक लोगों में था, आजकल कम दिख रहा है, तो लोग उसको वायलेट कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, फेस्टिवल, अभी हमारा एक बहुत बड़ा फेस्टिवल ख़त्म हुआ है, उसमें बहुत सारी संख्या में लोग निकले हैं, लोगों ने मिल के फेस्टिवल मनाया है, उसका भी ये इफेक्ट आया। और तीसरा, जो मेरे ख्याल से इन दोनों से ज़्यादा ज़रूरी है, पिछले 2 हफ्ते में हमारे पोल्यूशन लेवल्स ऐसे बढ़े हैं और ये जो नंबर्स बढ़ रहे हैं इसमें ज़रूर उसका हाथ है। तो लोगों की कॉम्प्लेसेंसी, जो ये 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, उसको वायलेट करना, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भीड़ इकट्ठी होना और पोल्यूशन का बढ़ना, ये तीनों आने वाले कुछ हफ्तों के लिए मेरे ख्याल से एक बहुत ही डेडली कॉकटेल है। और मेरी विनती है लोगों से कि प्लीज़ इन तीनों को ही कंट्रोल में रखें, सीरियस रहें। कोरोना यही है, वो गया नहीं है, वो वेट कर रहा है, हम गलती करें और वो हमें पकड़ेगा। तो जाना आपने, इस बार दोहरा बचाव करना होगा, दोहरा खतरा दोहरा बचाव। और अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात, बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। आप सुन रहे हैं कोरोना कवरेज, मैं हूं माधुरी जी। अब बात करते हैं बिहार की। पहले चरण के वोट डल चुके हैं, बाकी सीटों के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार चल रहा है। चुनाव आयोग ने बीते दिनों कुछ सख्ती दिखाई थी। भाषणों, आम सभाओं और रैलियों के मद्देनजर लोग ध्यान नहीं दे रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग पर, मास्क नहीं लगा रहे थे, हज़ारों की संख्या में रैलियों में पहुंच रहे थे। अभी फिलहाल वहां क्या स्थिति है, क्या चुनाव आयोग के नियमों का पालन हो रहा है, इसे जानने को मैंने फ़ोन मिलाया हमारे आज तक टीवी के पत्रकार साथी रोहित सिंह को, जो वहीं मौजूद हैं। उनसे ही जानते हैं। जी रोहित। जी देखिए, कोरोना के मामले बिहार में कम नहीं हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो चुनाव आयोग ने प्रोटोकॉल्स जारी किए थे, जो दिशा निर्देश जारी किए थे कि किस तरीके से
रैलियां होंगी राजनीतिक दलों के द्वारा, किस तरीके से चुनाव कराया जाएगा, उन सब जो दिशा निर्देश का जम के अगर हम कहें तो उल्लंघन ही हो रहा है। आप किसी भी रैली में चले जाइए, किसी भी दल की रैली में आप चले जाइए, चाहे वो बीजेपी की रैलियां हो, जेडीयू की रैलियां हो या फिर आरजेडी कांग्रेस किसी भी दल की रैलियां हो, आपको हर जगह हजारों की संख्या में जो है आपको लोग एक साथ एक ही जगह पर खड़े में मिल जाएंगे किसी एक मैदान में, और ऐसा लगेगा मानो एक दूसरे से बिल्कुल चिपक के खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी जो प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते रहते हैं, चुनाव आयोग ने कहा था कि 2 गज की दूरी बनाई रखनी चाहिए पूरे चुनाव के दौरान, वो सब कहीं भी नजर नहीं आता है। अधिकतर लोग जो रैलियों में आते हैं वो न मास्क पहनते हैं, न ग्लव्स पहनते हैं, तो इसको लेकर राजनीतिक दल भी कुछ करने में असक्षम नजर आ रही है। राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि वो लोगों से अपील करते हैं कि ज्यादा संख्या में ना आए, भीड़ इकट्ठा ना करें, एक साथ एक जगह पर समूह बनाकर खड़े ना हो, 2 गज की दूरी का पालन किया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी उनका कहना है कि लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। और इसी बीच जब 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग भी हुई तो हम लोगों ने देखा कई इलाकों में, चाहे जिले में हो या फिर कई पोलिंग बूथ पे, जो लंबी लंबी कतार लगाकर लोग खड़े थे और बिल्कुल भी 2 गज की दूरी का पालन नहीं किया जा रहा था। एक दूसरे से लोग बिल्कुल चिपक के खड़े हुए थे, मास्क नहीं पहना हुआ था लोगों ने, ग्लव्स नहीं थे। तो इससे कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा है और ज्यादा बढ़ रहा है, और जो चुनाव आयोग है उसको संज्ञान लेना चाहिए। जो ऐसी तस्वीरें आ रही हैं भीड़ भाड़ की, हजारों की संख्या में लोग रैलियों में पहुंच रहे हैं, या फिर वोटिंग के वक्त भी जो लोग हैं वो 2 गज की दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, एक साथ खड़े रहते हैं लाइन में। इन सब चीजों का चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर किस तरीके से जो है जो दिशा निर्देश उसने जारी किए हैं कि बिहार में चुनाव किस तरीके से होने चाहिए, उसका पालन किया जा सके। जी, एक सवाल और है कि क्या इलेक्शन कमीशन ने जो भाषण देने वाले नेता हैं उनके लिए भी कोई गाइडलाइन ऐसी दी है कि वो भी बिना मास्क के नजर आते हैं वैसे तो क्या उनके लिए भी कोई ऐसी गाइडलाइन है? देखिए, दिशा निर्देश सबके लिए है, चाहे वो नेता हो, राजनेता हो, कोई हो या फिर आम जनता हो, दिशा निर्देश सभी के लिए होते हैं कि उन्हें उनका पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राजनेता जो है वो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश से ऊपर है, इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जो राजनीतिक दलों के नेता हैं वो भी कई दफों पर हम लोगों ने देखा है कि वो मास्क पहनते हैं, अगर वो उनका भाषण होता है तो मास्क को वो हटा लेते हैं, उसके बाद भाषण देते हैं। तो इस तरीके की लापरवाही जो है नेता की तरफ से भी किया जा रहा है। नेताओं को भी इस तरीके की जो है उनके मंच पे काफी सारे लोग होते हैं, सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया, 2 गज की दूरी का माफ कीजिएगा पालन नहीं किया जाता है मंच पे भी, किसी भी दल के नेता हो। तो ऐसी बात नहीं है कि लापरवाही सिर्फ आम इंसानों से हो रही है, जो आम लोग हैं बिहार के, लापरवाही राजनीतिक दल के नेता भी लगातार कर रहे हैं। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का जो है वो उल्लंघन हो रहा है। ये थे रोहित सिंह जी। तो नो मास्क, नो सोशल डिस्टेंसिंग, कैसे होगा आखिर सब संभव? अभी इलेक्शन के बाद ही त्योहार होंगे, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। खैर, अब बात करते हैं हम एक ऐसे शख्स से जो कोरोना वायरस के मरीजों के ब्लड सैंपल या फिर कोई और सैंपल्स कलेक्ट करने का काम करते हैं। हेल्थ वर्कर हैं, इनका नाम है कैलाश, रहते हैं जयपुर राजस्थान में। आइए उन्हीं से सुनते हैं कि कितना खतरा होता है, कितना डर उनको लगता है। जी, मैं तो लैब की तरफ से अपॉइंटेड हूँ। ब्लड जांच का कलेक्शन करना मेरा काम है। और जैसे ही कोई कोविड पेशेंट होता है तो उसके ब्लड जांच होती है IL-6 करके, पैरामीटर नापा जाता है कि भाई इसके अंदर कितना तरह का है। तो उसके लिए हमें PPE किट वगैरह यूज करना होता है और सैंपल कलेक्ट करने होते हैं उससे, और उसके बाद में वो लैब में भिजवाना होता है। तो कितना खतरा रहता है इसमें और कितना डर रहता है आपको? खतरे की तो गुंजाइश तो होती है, फिर अपने सेफ्टी के साथ ही घर पे सैनिटाइजर यूज करना, ग्लव्स, मास्क वगैरह, ये सारी चीजें कंटिन्यू करते हैं। इसलिए खतरा तो होता है, तो फिर भी 90% तक तो हम तो क्लियर रहते हैं, 10% की ही गुंजाइश होती है। जी। और जब शुरुआत में कोविड आया था और आपको ये करना पड़ रहा था तो फिर आपको कितना डर लगता था? शुरू में तो कोविड का तो सभी का डर था, और वैसे पेशेंट तो हमारे कम थे शुरू में, अभी बहुत ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं। अच्छा, नहीं, मैं यही जानना चाहती हूँ कि क्या डर लगता है शुरुआत में जब ये आता है? देखो, कोविड का तो ये डर, एक भय तो बना ही रहता है। अपन जैसे घर में एंट्री करते हैं, उसके बाद में एक बच्चा है मेरा, एक
10 साल का बच्चा है। तो अभी तो फिलहाल बच्चा तो मेरा नाना नानी के पास ही रहता है। जिस समय से ये चालू हुआ है तो 7-8 महीने हो गए मैं उसे केवल हेलो हाय करता हूँ दूर से, तो उधर ही रहता है नाना नानी के पास ही। क्योंकि हमारा थोड़े से डिस्टेंस पे एक मकान है मेरा, एक ही इसमें रहते हैं सोसाइटी में। तो वो जिस दिन से ये कोविड चालू हुआ है उस दिन से लेके मतलब मान लो आप 23 मार्च से बाद वो मेरे पास आया ही नहीं है, नहीं तो मेरे पास तो रहता ही नहीं था वो। अभी 7-8 महीने से तो उधर ही रहे स्टे उसका नाइट का नाना नानी के पास। दिन में भी वही रहता है? हाँ, दिन में भी वही रहता है, नाइट में भी वही रहता है। केवल उसको कोई जरूरत पड़ गई पढ़ाई की उस सिलसिले में कुछ चीजें चाहिए तो वो मैं बाहर गेट पे रख के दे देता हूँ। नाना नानी उसका पूरा ख्याल रखते हैं। और मुझे घर के अंदर जाते हैं वैसे ही मेरा नाना धोना तो होता ही है, वाइफ के लिए तो सेफ्टी करनी पड़ेगी। ये तो ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल में ऐसी कोई दिक्कत आती है आपको किसी तरीके की? हॉस्पिटल में तो मेरा तो क्या होता है कि मैं समय होता है मेरा एक आधा या पौन घंटे का ज़्यादा जितने पेशेंट जमा हो जाता है उसमें जो पेशेंट का मैं ब्लड निकाल लेता हूँ, उसके बाद में मेरा रूल खत्म होता है। फिर वो जो ब्लड आता है उस सैंपलों को मैं वापस अपने लेबोरेटरी में छोड़ने जाता हूँ और उसके बाद में मेरा फ्री मतलब 2 घंटे का मेरा वर्किंग है मान लो। लेकिन जब आप ब्लड लेते हैं तो फिर एक खतरा तो रहता ही है कि कोविड पेशेंट के टच में आ रहे हैं। जी खतरा तो रहता ही है। पीपीई किट पहनते हैं तो गर्मियां गई हैं, अभी तो कितना दिक्कत होती थी पीपीई किट में। जी अब पहले तो बहुत दिक्कत होती है, अभी तो फिर मौसम सही हो गया है तो और माहौल भी एसी वगैरह है इसलिए थोड़ा पीपीई किट के अंदर ज़्यादा आधा घंटे से ज़्यादा रहता है आदमी तो ज़्यादा बोर हो जाता है। अगर भाई आधा घंटा सफिशिएंट है उसको पीपीई किट को पहन के रखना, बाद में तो वैसे ही उसका एक बोझ सा लगता है। अच्छा, तो जब आप ब्लड सैंपल लेते हैं उनको छूते हैं तो आपने क्या कुछ मतलब पीपीई किट पूरा पहना हुआ होता है, ग्लव्स पहने हुए होते हैं? जी बिल्कुल जी ग्लव्स। और जैसे ही अपन सैंपल लेते हैं उससे पहले सैनिटाइज करना होता है अपने जो भी ग्लव्स है उनको। और सिरिंज तो रहती है अपने पास और सिरिंज से ही लेते हैं हम तो, और दूरी बना के रखते हैं। और हाथ आके आता है, डिस्टेंस हाथ का ही रहता है ज़्यादातर, हाथ से ही हमें चाहिए होता है ब्लड लेने के लिए। अच्छा। और उनके बॉडी से हम दूरी रहते हैं ज़्यादातर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बहुत बहादुरी का काम कर रहे हैं। और अब जाने का वक्त है, विदा दीजिए। लौटेंगे तो सही फिर, मगर मास्क लगाएंगे आप, हाथ धोएंगे। और हाँ, कई बार हम मास्क भूल जाते हैं तो महिलाएं अपने पर्स में एक्स्ट्रा मास्क रखें बाहर जाएं जब भी, और पुरुष लोग अपनी जेब में एक एक्स्ट्रा मास्क। ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है, अपनाया हुआ है। ख्याल रखें। बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।